स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों। अगली 3rd नंबर क्लास है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, और इसमें हमने पहले सीख लिया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें। उसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए तुम लोगों को। अब जो चल रहा है उसको अगर हम देखें तो हमारे को अगला जो पॉइंट लेना है, कुछ वर्ड्स आते हैं। वो वर्ड्स किस तरीके के हैं, तो वो 4 वर्ड मुझे समझने चाहिए जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। उसके बारे में मैं आज तुम लोग बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखें तो पहला जो बहुत ज्यादा जो आता है, दैट इज कॉल्ड समस्थानिक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स के नाम से जाना। एक इसके बारे में, ये मेरे लिए पहला वर्ड होगा, और वहां इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई ये पेयर दे रखे होंगे तुम लोगों को, पेयर्स बना के ABCD इस तरह से पेयर्स बना के, और उसमें पेयरिंग में दे रखा होगा कि आप बताइए इनमें से कौन सा युग्म समस्थानिक का है। इस तरह का कुछ उन्होंने क्वेश्चनिंग किया। समस्थानिक के बाद में मेरे पास है समबारिक, आइसोबारिक, राइट, और आइसोबार्स, सॉरी बैरिक नहीं करके आइसोबार्स, और इसके बाद में आता है सम न्यूट्रॉनी, तो आइसोटोन्स के नाम से जाना जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं, वहां इंग्लिश में ही दे देते हैं, आइसोटॉप लिखा हुआ आ जाएगा, हिंदी में पता चल जाता है, तो इंग्लिश में आता है कि आइसोबार क्या है। और एक ऐसा ही देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, और इंग्लिश में भी पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। ये मेरे पास 4 नए वर्ड हैं आज, जिनको मैं आगे पढ़ाना चाहता हूं। समस्थानिक क्या होते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा भाई सेम नंबर, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या समान हो या जेड समान। जेड मतलब आपके एटॉमिक नंबर हो गए, ये जब समान है तब वो आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल देना चाहते, क्या एग्जांपल है, तो मैंने कहा कि भाई एग्जांपल जो है वो अपने लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन का आता है। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, तो आपके क्या हो गया 1 1 1 1 1 2 3। तो देखिए यहां पे क्या चीज सेम है, जेड सेम है, इसका मतलब ये कौन है, आइसोटॉप के ग्रुप है। तो वहां पे ऐसे कुछ आ जाएगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज सेम है या नहीं। उसके लिए कोई एटॉमिक नंबर और याद रखने की जरूरत नहीं होती। फिर आपके यहाँ पे एक और एग्जांपल में दे देता हूं, बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन, और ये क्लोरीन में 17 ये देखो तो सेम, और ये 35, और ये 37, तो मास अलग अलग है, मास नंबर
द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर या जेड ये सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं? समस्थानिक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारे को आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, हमारे लिए क्या हो गया? ये समस्थानिक हो गया, राइट। तो ये ऐसे कोई ग्रुप आए, कभी भी क्वेश्चनिंग बहुत होती है इसमें, और ये आना चाहिए। एक समभारिक A is equal to same mass number, A is same A, जैसे कोई भी दो स्पीशीज है, दो परमाणु है, उनमें अगर एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर सेम है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं भाई? आइसो बार के नाम से जाने जाते हैं। ए बराबर होना चाहिए। तो ये जैसे अपन जैसे बोलते हैं ना, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर है 19, इसका नंबर है 20, लेकिन इसका मास 40, इसका मास भी 40, मास नंबर आपके सेम है, तो जिनका द्रव्यमान संख्या सेम हो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में आइसोटोन्स के बारे में, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू या इज नॉन एज ए सम न्यूट्रॉनी और आइसोटोन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसा होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। अब देखे तो कौन होता है, जैसे देखे तो कार्बन 14 6, कितने का डिफरेंस है? न्यूट्रॉन निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा है 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 8। और यहां पे एंड ऑक्सीजन 8 और 16, बताइए। और ऑक्सीजन के लिए 16 में से 8 निकाले तो 8, ये देखो न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप आ जाए जहां पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, वो आइसोटोन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। फिर उसके बाद में यहां पे हम देखें तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो इसको कैसे बताएं? तो मैंने कहा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पीशीज और द एटम और द मॉलिक्यूल, वो सब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाने जाते हैं। और देखो ना क्या करते हैं, यहां पे मैं बोलता हूं नियॉन Na+, L3+, O2-, इन सब में देख लो तो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसका नंबर कितना होता है भाई? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10, इसका 11 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10। एल्यूमिनियम का 13 नंबर होता है, 3 निकाल दिए तो 10। यहाँ पे 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो ये हो गए 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले ले, CO और N2, बोलो CO कार्बन में कितने होते हैं भाई? 6, यहाँ पे कितने हो गए? 8, टोटल कितने हो गए? 14। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 में कितने हो गए? 14। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है भाई? सेम है। तो ये सेम होता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, कौन सा युग्म है या कौन से तत्व है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा, तुम लोगों को चूज करना होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर को अपन हम लोग बोलते हैं। तो ये आपके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज और इस तरीके की है, तो ये हमारे को देखना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आती है बच्चों लोगों को? लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को जैसे वो क्वेश्चन आता है ना, तो समस्थानिक में गुड़गुड़ है ना, गुड़गुड़ हो जाता है। साला वो परमाणु क्रमांक समान था कि द्रव्यमान संख्या समान थी, प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम से तो याद कैसे रखें? और
हिंदी वाले अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे। तो उससे बचने के लिए मैंने एक ट्रिक हम ले ली। यहां पे देखो, पीछे से तीसरे नंबर पे आइए, यहां पे पी पड़ रहा है, ये शो करता है कि भैया यहां पे प्रोटॉन का नंबर सेम है या परमाणु क्रमांक सेम है कि नहीं। तो ये चीज होगी। यहां से तीसरे पे आइए, यहां पे आपके क्या सेम है, ए सेम, देखो लिखा सेम ए, मास नंबर सेम। पीछे से तीसरे नंबर पे इधर आइए, यहां पे एन आ रहा है, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। तो बताओ फिर भूलोगे कैसे, फिर भूलोगे कैसे। तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम, ए का नंबर सेम, न्यूट्रॉन का नंबर सेम। तो वहां पे जब भी कोई समूह ढूंढने को आए, ग्रुप ढूंढना हो, कैसा ग्रुप बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, जैसे ये दे दिया, या ऐसा दे दिया कि किसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो उसमें ये माइनस ये निकाल लिया तो हो गया। तो ये चीज हमारे को निकालनी आनी चाहिए। तो वो चीज हमने सीख लिया कि ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो मुझे पूछने का, राइट। फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैं यहाँ पे आज जो बात करना चाहता हूं, कि वो जो हम बात कर रहे थे, द्रव्यमान संख्या, और एक है परमाणु भार। That is called atomic weight, or that is called mass number. इन दोनों में अंतर है। ये पहले मैंने कहा कि क्या अंतर है, मैं कोशिश करूंगा कि बता पाता हूं, है ना। इसको बाद में बताते हैं हम लोग, तो वहां पे नहीं बताया, मैं आज बता देता हूं। ये पूर्णांक होता है। क्यों हमने लिखा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये होल नंबर में आता है, पूर्णांक रूप में आता है, पूर्ण रूप में नहीं आता है। जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शनल, भिन्नात्मक, या दशमलव में इसकी वैल्यू आ सकती है, ऐसा बोला जाता है। तो ये होता है ना। तो ये क्यों होता है, आज उसको क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो, मैं एक ही एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर हमारे को ये मालूम है, क्लोरीन इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में दो अवस्थाओं या दो समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, दो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है। मैंने अभी एग्जांपल लिखा था तुम्हारे लिए। तो उसमें यहां पे लिखा था 35, ये क्या है, मास नंबर है। ये आपके 37 है, ये 37, तो ये 37 है। अगर आप देखें ना, तो ये मास नंबर क्लियर कट है और वो पूर्णांक है। लेकिन हमारे को क्लोरीन का एटॉमिक वेट जब भी लिखने को कहा जाता है, तो हम ये लिखते हैं 35.5। ये कैसे आता है, देखें, मैं निकालने की कोशिश करता हूं। ये अपूर्ण है, ये कैसे आया, ये मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं। कैसे बताएं, तो इसका एक फॉर्मूला बनाया गया कि एटॉमिक मास कैसे निकालें। एटॉमिक मास, इसको बताने के लिए 1 मिनट में थोड़ा सा ये गायब कर देता हूं। यहां पे ये एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन मिलता है ना, कहीं पे भी क्लोरीन, तो उसके 3 भाग 35 नंबर वाले होते हैं। 3 भाग टोटल क्लोरीन का, 3 पार्ट जो होते हैं वो 35 नंबर वाले होते हैं, और ये होता है 1। ये रेशो में हर समय क्लोरीन में यही रेशो रहता है जनरली। अब इसको उन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने, कि ये दोनों पता है, तो वो क्या करते हैं, एटॉमिक वेट निकालना है, तो वो क्या करते हैं,
ये 35 नंबर का है, राइट, इंटू 3 करते हैं, प्लस ये 37 नंबर वाला एक है, उसे एक से मल्टीप्लाई करते, ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1 टोटल रेशो जो आया, वो को इसको सॉल्व करने पे आपको 35.5 प्राप्त हो जाता है। तो ये जो चीज थी, ये हमने कुछ जनरल बातें इसमें पढ़ी है हम लोगों ने कि ये क्या होता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। बोलिए मेरी बात समझ में आ जाती है? तो ये मैंने अभी तक तुम लोगों को जनरल फंडामेंटल पार्टिकल्स का कुछ जनरल आइडिया दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना सिखाया, और उसके बाद में हमने आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और इनकी बारे में बात की। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगला जो पॉइंट ऐड होता है, और मैंने एटॉमिक वेट और उसमें भी डिफरेंस शो कर दिया है, अब जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है, तो इस तरीके का है। देखें तो क्या तरीका है, अगला पॉइंट क्या आता है, तो फिर स्टार्ट होते हैं अपन एटॉमिक मॉडल से। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटू, है ना, परमाणु प्रतिरूप या एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा कि परमाणु प्रतिरूप क्या है, तो ये प्रतिरूप है, और ये हम एटॉमिक मॉडल के नाम से, एटॉमिक, है ना, मॉडल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये एटॉमिक मॉडल है। आज जब भी मैं स्टार्ट कर रहा था ये चैप्टर, तब मैंने एक सबसे पहला जो पॉइंट बोला था, वो मैंने ये बोला था कि भाई सबसे पहला एक व्यक्ति जिसने एटम के बारे में डिस्कवरी की थी और एटम नाम दिया था, वो हमारे थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ठीक है ना, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन के बाद में इसको हिंदी अनुवाद किया गया, और इसको क्या कहा गया, परमाणु। तो ऐसा बोलते हैं, हमारी बुक्स बोलती है कि कणाद ने खोज की, लेकिन वास्तव में बाद में जाके कुछ डिस्कवरी करी कि लोगों ने, साइंटिस्टों ने सोचा कि ये एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल, इसके भी कोई छोटे पार्टिकल होते हैं क्या। तो वो सोच के इन्होंने आगे कुछ खोजने की कोशिश की। तो उसमें पहली सफलता आई कि जे थॉमसन ने, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया। मॉडल आया, या तुम कह दो कि प्रतिरूप दिया, प्लम पुडिंग मॉडल या प्रतिरूप दिया गया। प्लम पुडिंग मॉडल में केवल एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा होता तो है, इसके कुछ छोटे पार्ट होते जरूर है। क्या छोटे पार्ट होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दिया कि परमाणु में, अपने प्रयोगों के द्वारा इस जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु में धन आवेश समान रूप से, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं। इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने की थी, बाद में जाके इलेक्ट्रॉन बोला माइनस को, तो ऋण आवेश, है ना, कहीं कहीं पर ऋण आवेश होते हैं। ये तो है मेन स्टेटमेंट जो प्लम पुडिंग मॉडल में दिया गया।
नाम प्लम पुडिंग क्यों रखा गया है? तो वो कहते हैं कि अंग्रेजों के मिठाई जो होती है वो केक ही होता है, चेरी वेरी और जो भी लगते हैं वहां पे, है ना, चॉकलेट वॉकलेट के जो दाने होते हैं वो उनको उन्होंने क्या मान लिया, तो प्लम और पुडिंग, है ना, तो वो पुडिंग वुडिंग जो थी, तो प्लम पुडिंग वहां की मिठाई है। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये नुक्ती के लड्डू जैसा माना गया। नुक्ती के लड्डू में, पूरा नुक्ती के लड्डू पीले पीले रंग के होते हैं, पीले पीले रंग के होते हैं नुक्ती का लड्डू, लेकिन इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे इलायची और लाल रंग के और हरे रंग के दाने आ जाते हैं, तो वो इसको आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये प्लम पुडिंग की तरह से ही था, तो ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश, और ये वाले सारे के सारे काले काले रंग के जो बनाए गए धनावेश। तो ये ऐसा बोला जा सकता। लेकिन फिर और अच्छा समझाने के लिए कई बुक्स में लिखा गया कि जैसे तरबूज में बीज, तो उन्होंने कहा देखो ये स्टेटमेंट तब सही हो जाता है कि उन्होंने कहा भाई तरबूज बनाइए, ये तरबूज बनाया भाई, इसमें अगर मेरे को कोई बोले कि ये लाल लाल पार्ट जो है, ये लाल लाल पार्ट जो हो गया वो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच बीच में बीज दिखे, काले 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 बीज दिखे, और ये काले काले बीज इज इक्वल टू क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पहला कॉन्सेप्ट देने वाला जो था वो सबसे पहले तो जॉन डॉल्टन ने ही बताया। फिर उसके बाद में जो आ गए वो कौन आ गया भाई, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आ गया, है ना, जो मिठाई पे बेस्ड था। आप और भी कुछ बोल पाते हैं, लेकिन ये एक समझाने का जो सही तरीका है वो ये था। इसके बाद में जो आया वो था भाई जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के बाद आए रदरफोर्ड ने एक प्रतिरूप दिया। लेकिन जब भी किसी बुक में लिखा जाता है तो डायरेक्ट प्रतिरूप या मॉडल नहीं देते हैं, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया जाता है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब प्रकीर्णन प्रयोग। तो मैं आज वो प्रकीर्णन प्रयोग की बात करूं अगर, तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और इसके बेस पे उन लोगों ने मतलब रदरफोर्ड ने, सॉरी, है ना, वो प्रतिरूप बनाया, तो उसी बेस पे ये सारा चलता है। तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग में क्या किया गया उसको अगर हम देखें, तो यहां पे सबसे पहले उसने एक स्क्रीन ली, एक पर्दा लिया जो बना था जिंक सल्फाइड का। अब लोग बोलते हैं कि जिंक सल्फाइड का ही क्यों लिया, वहां क्लियर जो रेज या किरण आके गिरेगी उसका एक्सप्लेनेशन, उसका पता चलना वो सबसे आसान किस पे होता है, जिंक सल्फाइड के पर्दे पे होता है, क्योंकि स्पॉट बनता है। यहां पे तुम लोगों को मालूम है कि लोहे की पर्णिकल, लोहे नहीं, सॉरी, सोने की पर्णिका ली, सोने की पर्णिका ली, ठीक है ना, फॉइल ली, सोने पतली, सोने की ही क्यों ली कि सबसे पतला जो बन पाता है, फॉइल जो बन पाती है वो सोने की ही होती है, और इसका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप सोने की पर्णिका लेते हैं। उसका न्यूक्लियस का मास जो है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो हमारे को क्लियर दिखाई देगा, इसलिए इसको लिया गया। और बहुत ज्यादा कंपटीशन में अगर बहुत अंदर तक जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी पर्णिका की मोटाई जो थी वो 0.00004 सेंटीमीटर, है ना, कितनी थी भाई, 0.000
0.4 सेंटीमीटर इतनी इसकी मोटाई थी, थिकनेस जो। फिर यहां पे इन स्पर्णिका पे यहां पे स्लिट लगा दी। लाखों में से कुछ हजारों ही पहुंच पाए थे, हजारों तो मैं बना नहीं पाता हूं, कुछ रिप्रेजेंटेशन है ये केवल। ये रेज आके अंदर एंटर करती है स्लिट में से, और जब स्लिट में से ये एंटर करती है तो ये कौन सी होते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण की बौछार करी। और ये अल्फा कण आए कहां से, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियोधर्मी तत्वों से आते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं या रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जिनके नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित होते। ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या नाम से जाने जाते हैं, तो रेडियोधर्मी तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज यहां पे अल्फा पार्टिकल इस पर्णिका में से गुजरे तो ज्यादातर ये कण जो थे वो सीधे जाके टकराए, ज्यादातर सीधे। मैंने ज्यादातर निशान भी लगाए, लेकिन कुछ कण जो थे वो अपने पथ से, अपने पाथ से डेविएट हो गए, विचलित हो गए, कुछ विचलित हो गए। और ऐसा बोलते हैं कि 10,000 में से एक वापिस रिटर्न मार गया, इधर से भी रिटर्न मार गया। तो ये रिटर्न मार गए, तो इसको अपन बोलते हैं कि, तो हमने प्रकीर्णन प्रयोग जब रदरफोर्ड ने किया तो हमारे को पता चला कि उससे क्या रिजल्टेंट निकले, क्या परिणाम देखने को मिला इसका। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल कहां निकल गए भाई, सीधे सीधे निकल गए। कुछ अपने पथ से विचलित हो गए और कुछ 10,000 में से एक बहुत ही कम वो वापस रिटर्न हो गए। तो इसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड, है ना, ये प्रकीर्णन प्रयोग था। इसके परिणामों के आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल दिया। ये शॉर्टेस्ट तरीका है, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश की। तो इसका रिजल्ट से, अभी रिजल्ट है ना, ये तो देखा अभी है ना, ऑब्जर्व किया कि ये ज्यादातर ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर अब रिजल्टेंट बिल्कुल के लिए एक डायग्राम बनाया उन्होंने। क्या डायग्राम था उसके बारे में मैं बताता हूं। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये परिणाम निकालने की कोशिश की और उन्होंने कहा इसका मतलब एटम इस तरीके का होना चाहिए। उन्होंने कहा देखो, ज्यादातर ये ए पॉइंट, पहला पॉइंट जिस पे हमने डिस्कस किया वो नंबर 1 में बोल देता हूं, 1, ये भी 1 है। और 1 से ये पता चला ज्यादातर सीधे ही जा रहे थे। अगर ज्यादातर अगर सीधे जा रहे थे तो इसका अर्थ ये है कि परमाणु का ज्यादातर भाग रिक्त है। रिक्त मतलब रिक्त, निर्वात, न कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ज्यादातर भाग रिक्त है। तो इससे आइडिया लगा कि परमाणु खोखला है, परमाणु में वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है। तो परमाणु में ज्यादातर भाग रिक्त है, ये बात दिखी। इसके बाद में हमने सेकंड जो ऑब्जर्वेशन किया कि अपने पथ से कुछ क्या हो गए, विचलित हो गए।
ये दूसरा नहीं, ये दूसरा नहीं। अगर विचलित हो गए, इसका मतलब ये था कि इसको बताने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं। अल्फा पार्टिकल खुद धन आवेशित होते हैं, इनको द्विधनात्मक हीलियम आयन के नाम से भी जाना जाता है। द्विधनात्मक हीलियम नाम से भी जाना जाता है। हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो केवल नाभिक बचता है। हीलियम नाभिक भी बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये धनात्मक है, मतलब यहां से जो पार्टिकल आ रहे हैं खुद कैसे चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज के। अल्फा पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। और जैसे ही रिपल्शन हुआ तो अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए। और अगर अपने पथ से विचलित हो गए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा इसका अर्थ यह है कि यहां पर मध्य भाग परमाणु का मध्य भाग धन आवेशित होता है, राइट। और थर्ड पॉइंट जो देखा कि 10,000 में से एक टकरा के वापस आएगा, पुनः लौट जाता है। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था, जो परीक्षण करने पे प्राप्त हुआ कि ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण भी बोले तो ये हमारे को प्रेक्षण से ये प्राप्त हुआ कि थर्ड नंबर वाला जो था, ये थर्ड नंबर वाला जो था, उस धन आवेशित भाग परमाणु का अति सूक्ष्म भाग है, मतलब बहुत छोटा भाग है। कितना छोटा, वो बोलते हैं कितना छोटा, तो वो बोलते हैं कि एक ग्राउंड ले लो, उसमें एक मक्खी बैठा दो, तो मक्खी इज इक्वल टू कौन होगा, तो नाभिक होगा। और पूरा ग्राउंड इज इक्वल टू होगा, वो पूरा परमाणु होगा। इतना छोटा नाभिक होगा, इसीलिए लिखा गया, इसीलिए बोला गया 10,000 में से एक ही वापस लौटता है। इसके बाद में और ऐसा भी जो बुक्स में लिखा जाता है ना, एनसीईआरटी, और कि एक टेनिस की बॉल ले लो, ये टेनिस की बॉल ले लो, और इधर से इधर 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ये टेनिस की बॉल रखी, ये 5 किलोमीटर का एरिया जो है, 5 किलोमीटर का एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, परमाणु की साइज हो गई। लेकिन जो टेनिस की बॉल है वो क्या हो गया, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इसीलिए रदरफोर्ड को न्यूक्लियस का जन्मदाता या खोजकर्ता कहा जाता है। डिस्कवरी किसने की, नाभिक की, तो वो किसके, तो आगे जाके इस धनावेशित भाग को नाभिक के नाम से जाना गया। तो ये कुछ हम लोगों ने हम लोगों को आना चाहिए। तो ये आज अगर हम देखें तो इसके बारे में, तो ये आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट की रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये मैंने आज तुम लोगों को पूरा का पूरा ये बता दिया है। तो ये आज इतना ही। इसके बाद में हम रदरफोर्ड का प्रतिरूप पढ़ेंगे, और प्रतिरूप के बाद में बोर्स मॉडल, और ये जो भी चलता है आगे धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अभी मुझे लेमड़ा और उनके बारे में, सबके बारे में बताना है। तो ये आज की हमारे क्लास में है। थैंक यू। फिर अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, ठीक है।